हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दिया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ CFSC। ठीक है, CFSC की फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अभी ना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जनरली ना बुक्स जितनी भी मैंने देखी हैं उसमें ना इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, बस इसकी वैल्यू के बारे में ही जानकारी होती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक लेवल तक का इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक्चुअली चीज़ है क्या। ठीक है, जनरली तो आपको इसका ना फॉर्मूला देख करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। आपके आरबीसी में भी यही है, फॉर्मूले दिए गए और आपको बस उसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ये है क्या चीज़ है। ठीक है, जनरली ये चीज़ है क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है क्या ये, तो मैं इसको एक बार आपको क्लियर करके देता हूँ। देखो, आपने देखा होगा कि जो आपकी डी की 5 ऑर्बिटल होती हैं वो एक जगह पर आपकी दो भागों में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, T2G और EG में। ये तो बात आपको पता है पहले से ही। T2G और EG में ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, या T2 और E में स्प्लिट हो जाती है। अच्छा, मैंने एक बात आपको कही थी, मैं ना आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात बताऊंगा, आप ना टेट्राहेड्रल के लिए खुद करोगे। ठीक है, तो ये जो भी बात मैं करूंगा अभी, ये मैं क्लियरली किसके लिए करने वाला हूँ, ऑक्टाहेड्रल के लिए करने वाला हूँ। ठीक है, आप उसके बगल में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग तो आपको पता है। टेट्राहेड्रल के लिए आपको डेल्टा ओ लिखना होता है और ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको डेल्टा टी लिखना होता है। और डेल्टा टी को अगर आपको कन्वर्ट करना है डेल्टा ओ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.45 से मल्टीप्लाई कर देना होगा डेल्टा ओ को। यानी कि आपको डेल्टा टी चाहिए तो जितनी वैल्यू आपकी डेल्टा ओ की आ रही है उसमें 0.45 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू आराम से आ जाएगी। अब बात समझ में आ गई। ठीक है, तो डेल्टा टी और डेल्टा ओ, या तो आप सीधे डेल्टा ओ को हटा करके डायरेक्ट डेल्टा टी लिख दो, या तो डेल्टा टी की जगह आप लोग 0.45 इंटू डेल्टा ओ लिख दो। ठीक है, ये दोनों बातें मैं आपको, चलो एक बार के लिए फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा, कैलकुलेट आप खुद कर लेना। ठीक है, अब मैं CFSC बता रहा हूं। तो मैंने आपको कहा था ये आपका बेरी सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज एनर्जी। ठीक है, अब एवरेज एनर्जी से कम किसकी एनर्जी हुई है, ये आपको पता है। यहां ये वैल्यू नेगेटिव में जा रही थी कि नहीं जा रही थी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ना आपका T2G में फील्ड होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब जब इलेक्ट्रॉन T2G में फील्ड होगा तब तक एनर्जी रिलीज होगी। होगी कि नहीं होगी, एनर्जी की कमी आ रही है। तो एनर्जी का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। वो एनर्जी जो यहां से रिलीज होगी, अब एक चीज सोचो, पहले ना एनर्जी का और स्टेबिलिटी का रिलेशन देख लो एक दूसरे पे। एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, देखो जिस व्यक्ति के पास एनर्जी ज्यादा होती है, व्यक्ति, मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, खुद से एनर्जी की बात कर रहा हूं, एक व्यक्तित्व में झांक के देख लो, जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है ना, वो रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, खूब दौड़ता है, खूब भागता है, खूब वर्क करता है, देखा होगा आपने। तो सभी लोग कहते हैं यार एनर्जी बहुत ज्यादा है इस पे, है कि नहीं है। अच्छा, एक आदमी ने एकदम आलस्य सा बैठा हुआ है, सुस्ताया हुआ है, जैसे आप लोग बैठते हो क्लास में कभी कभी, ऐसे मार पीट के बिठा दिया हुआ बैठते थे ना, वैसे मैं बात कर रहा हूं। तो वो कहता है स्टेबल है भाई, आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या, एनर्जी की कमी होना, और एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी और एनर्जी में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते दोनों के दोनों। तो अभी एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जो एनर्जी रिलीज होने के बाद स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ना T2G में भरे जाएंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाएंगे उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, कॉम्प्लेक्स, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है, जब तक देखो लोअर एनर्जी का कौन है, लोअर एनर्जी का आपका T2G है,
और हायर एनर्जी का कौन है आपका Eg है, ठीक है, ये हायर एनर्जी वाला है, ये लोअर एनर्जी वाला है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, T2G में भरे जाएंगे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे आप Eg में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है, और स्टेबिलिटी घट घट करके कहां तक आ जाएगी, 0 तक आ जाएगी। मतलब बात ये नहीं है कि मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स डिस्टेबलाइज हो रहा, नहीं, कॉम्प्लेक्स डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल ही है। बात ये हो रही है कि जितने इलेक्ट्रॉन T2G में आप भरोगे ना तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा ना वैसे CFSE की वैल्यू 0 होना शुरू हो जाएगी, और जिस समय CFSE की वैल्यू 0 होगी हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स अपनी वास्तविक अवस्था में आ चुका है। मतलब जो CFSE की वैल्यू होती है वो नेगेटिव टू 0 होती है, ठीक है, और नेगेटिव की ओर जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब आप ये ध्यान रखो, मतलब CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और 0 पर ये आपका एक्चुअल कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका, जो होता ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स डिस्टेबलाइज हो रहा है, ऐसा कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी CFSE ना T2G में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण बढ़ी तो उसके बाद Eg में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण CFSE की जो वैल्यू है पहले तो नेगेटिव जा रही थी T2G के कारण, और जैसे हमने क्या किया इलेक्ट्रॉन को Eg में भरा तो 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो 0 की तरफ अप्रोच करने का मतलब ये है कि कंपेयर टू T2G में जब Eg में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू T2G, ठीक है। तो T2G में इलेक्ट्रॉन भरना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉन जब तक T2G में भरा जाएगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये तो बात समझ में आ गई। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो एनर्जी रिलीज की जा रही है वो एनर्जी आपकी क्या है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, और टेट्राहेड्रल के द्वारा जो रिलीज होगी वो टेट्राहेड्रल स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही ना। तो कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिलीज की गई एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और वो रिलीज कब होती है, जब आप इलेक्ट्रॉन को कहां भरते हो, T2G में भरते हो। बात समझ में आई, अभी भी ज्यादा समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिखा करके क्लियर करके देता हूं, ठीक है। अब CFSE को मैं मिटा देता हूं, मतलब इसका नाम तो मैं मिटा देता हूं। अब आपने इसका नाम तो पढ़ ही लिया, मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कट करके दे देता हूं। ये थे आपके 5 ऑर्बिटल एवरेज एनर्जी वाले हैं, ठीक है, ये एवरेज एनर्जी वाले 5 ऑर्बिटल हैं, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, T2G और Eg में। ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए आप खुद ही करोगे। ये रहा आपका T2G। अभी ये बेरी सेंटर होता है तो आपको पता है यहाँ जो एनर्जी होती है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी, वो कितनी होती है, -0.4 डेल्टा ओ, या इसको हम 4dq भी कहते हैं, पता है ना, ठीक है। तो यहां से ना जब हम ऊपर जाते हैं ना Eg में अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा था, 0.6 डेल्टा ओ का हो रहा था ना। तो हम ये कह सकते हैं 6dq भी इसको कह सकते हैं, और पूरी की पूरी एनर्जी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डेल्टा ओ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की, वो मैंने आपको बता दिया। अब फिलिंग में मैंने आपको बताया कि चलो सपोज करो ना Dn कॉन्फ़िगरेशन है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम ऐसे भर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो T2G में भरेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन Eg में भरेंगे। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अलग कॉन्सेप्ट आता है, वीक फील्ड लिगेंड के साथ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है कैसे आता है। तो सपोज करो ना T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P भरे गए, और Eg में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे गए हैं, Q भरे गए। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब पर इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल्टा ओ रिलीज होती है एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब हम T2G में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पर इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो Eg में पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी होती है, 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझो, एनर्जी जो रिलीज होती है ना वही आपकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका मैं कंप्लीट एक आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं। सपोज करो P की वैल्यू 1 है, तो आपको पता है टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -0.4। अगर उस समय Eg की वैल्यू अगर 0 रहे, मतलब ये Q की वैल्यू अगर 0 रहे, अगर Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है और T2G में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो ये पूरी की पूरी
CFSE की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, CFSE की वैल्यू हो जाएगी -0.4 डेल्टा ओ, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब ना पर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग 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 1 2 3 4 5 लिखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एन के लिए हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं 6 7 8, वैसे पी के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं, और क्यू के लिए भी क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अलग अलग ऐसा 1 2 3 4 लिखने से अच्छा मैंने इसलिए तो आपको पी और क्यू लिख के दे दिया डायरेक्ट। तो अब आप फॉर्मूला ये लिख सकते हो कि -0.4 इंटू पी, पी क्या है इलेक्ट्रॉन इन T2G, और प्लस ऐड कर दो इसमें 0.6 इंटू क्यू, क्यू क्या है आपका, क्यू है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, और टोटल एनर्जी जो है ये हो गई आपकी डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, वो आपको खुद करना है, फॉर्मूला भले मैं आपको बता दूंगा। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज करो ना डी एन में n इक्वल टू 1 है। अगर डी एन में n इक्वल टू 1 है तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। D1 कॉन्फ़िगरेशन में दो प्रकार के लिगेंड हम लिख सकते हैं कि सपोज करो कॉम्प्लेक्स में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो आपको मैंने पहले ही बताया D1 D2 D3, D1 D2 D3 तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन आपका T2G में ही आएगा लगातार, याद है ना आपको। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो T2G1 Eg0 होगा। क्या ये बात आपको पता है, इससे पहले वाले लेक्चर में ये बात मैंने आपको समझा दी थी कि T2G में पहला इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो T2G में ही आएगा। अब अगर पहला इलेक्ट्रॉन T2G में आ चुका है तो इसके CFSE की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करके देखो, CFSE बराबर क्या होता है -0.4 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 1, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू Eg, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्यू की वैल्यू 0 है कि नहीं है, और ये टोटल आ जाएगा आपका डेल्टा ओ में। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी करोगे ये तो वैल्यू 0 ही रहेगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -0.4 डेल्टा ओ। तो CFSE कितना हुआ, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 होगा उसके लिए CFSE की वैल्यू कितनी होगी -0.4 डेल्टा ओ होगी। समझ में आ रही बात। अब आप पूछो सर कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, तो मैंने आपको पहले बता दिया उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड में पहला इलेक्ट्रॉन तो आपका T2G में ही भरा जाएगा। तो यही काम अगर मैं D2 के लिए कर दूं, अब यानी कि Dn इक्वल टू अगर 2 हो जाए, तो अगर मैं D2 के लिए करूंगा तो फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहां भरा जाएगा, T2G में ही भरा जाएगा। और जब T2G में भरा जाएगा तो यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.4 की जगह क्या हो जाएगा 0.8 डेल्टा ओ CFSE आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन होता तो, अब देखो D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो मैं ये बार बार बताने वाला नहीं हूं पूरा फॉर्मूला, अब आपको फॉर्मूला बता दिया, आप खुद ही कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो वो भी T2G में ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो मैं कह सकता हूं इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 Eg0, और T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं तो -0.4 इंटू 3 यानी कि CFSE हो जाएगी -1.2 डेल्टा ओ। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा यहां से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, यहां से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बता के देता हूं। अगर आपका D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना तो यहां तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 Eg0, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए तो यही होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी यही आएगा, लेकिन वीक फील्ड के लिए ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा, Eg में चले जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी कि यहां कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 Eg1। अब इसके लिए CFSE कैलकुलेशन अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। अब मैं ये वाली चीज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया इससे पहले वाले वीडियो में। अब तो मैं केवल आपको CFSE कैलकुलेट करके दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इससे पहले वाली वीडियो में आपने सीख लिया, ठीक है। तो ये चीज मेरे अब किसी काम की नहीं है क्योंकि जितना मैंने इससे समझाना था वो तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं।
अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए मैं CFSC कैलकुलेट करता हूं, तो CFSC फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहां पर आ जाएगा आपका -0.4 इंटू 4, क्योंकि यहां पर P की वैल्यू 4 है, और प्लस 0.6 इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। और इसको मैं एक्स्ट्रा लिख दूंगा बाहर से डेल्टा O। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू कितनी होगी, -1.6 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D4 कॉन्फ़िगरेशन आने पर CFSC की वैल्यू 1.6 आई है। और यही बात अगर मैं आपको वीक फील्ड लिगेंड के लिए करूं, तो वीक फील्ड लिगेंड में -0.4 इंटू P की वैल्यू कितनी है, यहां पर 3 है, प्लस में 0.6 इंटू Q की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 है, और टोटल इसको मैं डेल्टा O लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 4×12 यानी कि 1.2 माइनस में, एंड प्लस ये आ जाएगा 0.6, तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो -0.6 डेल्टा O आएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड था, सेंटर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D4 है, और वीक फील्ड लिगेंड के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन D4 है, तो वीक फील्ड लिगेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, आप खुद बताओ। वीक फील्ड लिगेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, आप खुद देख लो। भाई मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब 0 से नेगेटिव के लिए जा रही है ना वैल्यू, तो यहां तक आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मैंने आपको कहा ना, 0 से जितना दूर आप नेगेटिव में जाओगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है, समझ रहे हो ना इस बात को। ये पॉइंट ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में आने वाला हूं, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में मैं ये बात अब बार बार गिना के नहीं दूंगा आपको कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसीलिए स्टेबल है। तो अब आप बच्चे ना बाद में पूछते सर ये स्टेबल क्यों है, उससे पहले वाला टॉपिक देख लो ना, है कि नहीं है भाई। अगर आप लोगों को पहला वाला लेक्चर नहीं देख के सीधा सीधा दूसरा वाला लेक्चर देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने कई बार कहा है, और ऐसा मैंने जनरली देखा भी है कि बहुत सारे बच्चे ना पहला वाला लेक्चर छोड़ दें, दूसरा वाला देखने लग गए। फिर क्वेश्चन आते हैं सर यहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरे वो वाले क्वेश्चन का आंसर तो पहले वाले लेक्चर में मैंने समझा दिया। अब जैसे मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, मैं एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दूंगा, एक आपको वीक फील्ड लिगेंड लिख के दे दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला ना ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड, तो बच्चा यूं देखने लग जाता है, क्वेश्चन आ जाता है सर आपने तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड स्टेबल क्यों बताया, आपने वो कॉम्प्लेक्स आपने स्टेबल क्यों बताया। भाई क्यों बताया वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, ये फिर वही वाली बात आ रही ना। तो यहाँ पर आपको जब मैं अगले में स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो वहां पे मैं आपको अब ये बात नहीं दोबारा बताऊंगा कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि CFSC की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ CFSC की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, वहां पर ये बात आपको क्लियर कट वहां पे पता चल भी जाएगी, और वहां तभी तो पता चलेगी जब आप इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे। ठीक है, अच्छा D5 के साथ क्या होने वाला है, सोचो D5 के साथ क्या होने वाला है। D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज होगी, अब ये कैलकुलेट मैं नहीं करवाऊंगा, ये कैलकुलेट आप खुद करोगे। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G 5 हो जाएगा और EG T2G क्या हो जाएगा, T2G 5 हो जाएगा और EG में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 4 जा 20, यानी कि ये -2.0 डेल्टा O आएगा, इसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी आएगी, कैलकुलेट करके देख लेना। अरे -0.4 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, -2.0। और यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2G 3 EG 2। तो अब देखो 0.6 इंटू 2 मतलब 1.2, और 0.4 इंटू 3 मतलब -1.2, तो -1.2 इसका और +1.2 इसका, तो ये टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, CFSC की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपसे मैं पूछूं कि D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस में ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये तो कहा मैंने माइनस में वैल्यू, क्योंकि यहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, जहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज, माइनस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, या डेल्टा हो, स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई, यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हुई,
यानी कि अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ चुका है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब D6 के लिए कहूं तो D6 में आ जाएगा आपका T2G6 Eg0, और यहां आ जाएगा वीक फील्ड लिगेंड के लिए, यह है आपका वीक फील्ड लिगेंड और यह है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या आएगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, T2G में बनेंगे आपके 4, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ CFAC कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी -0.4 और ये आ जाएगी -2.4 डेल्टा O। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों, क्योंकि इसकी CFAC की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, या कहें तो इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है। ठीक है, अब D7 के लिए अगर मैं करने जाऊं तो कर सकता हूं, बोलो कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, देखो ये रहा आपका D7 में आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये रहा आपका वीक फील्ड लिगेंड। अब बताओ यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 Eg में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G5 Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपके 6 दूनी 12 और 5 के 20, यानी कि -2.0 प्लस 1.2, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस में 0 डेल्टा ओ आएगी कि नहीं आएगी। अब आप कैलकुलेट करके देख लो ना, यहां देखो ना, ये 2 है और ये वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 4 जा 20 यानी कि -2.0, और ये है आपका 6 2 जा 12 यानी कि 1.2, तो -2.0 से 1.2 प्लस में 1.2 करोगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी -0.8 आ जाएगी। यहाँ कितना होगा 6 4 जा 24, ये तो आ रखा था -2.4, 1 इलेक्ट्रॉन ईजी में आने से 6 वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये 1.8 आ जाएगी। भाई 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ना तो 6 हो जाएगा ना 0.6, तो -2.4 से प्लस क्या कर दो, ऐड कर दो 0.6, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 1.8 डेल्टा ओ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और 1.8 डेल्टा ओ वैल्यू आने का मतलब यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब D8 D9 D10 डजंट मैटर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। पूछो क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। कैसे होगा, T2G6 में और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहां भी T2G में 6 होगा और Eg में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसमें इस टाइम पर आपका दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सेम आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं। अगर आपका D8 आ गया, तो अब D8 में आपसे क्वेश्चन, D8 अगर कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो ये आ जाएगा आपका T2G6 और Eg2। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं ना। तो ये 6 4 जा 24 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 1.2, तो ये टोटल आपका जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, -1.2 डेल्टा आ जाएगी। कैलकुलेट कर देना, 6 यहाँ रख देना, 2 यहाँ रख देना, इतनी तो आ रही होगी ना। 6 2 जा 12 यानी कि ये 1.2 प्लस में आ रहा है और ये आपका माइनस में आ रहा है 2.4, तो प्लस माइनस का माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1.2 डेल्टा ओ। अब आप पूछोगे सर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आगे और भी चीजें हैं, समझ में आ रही बात। हर जगह हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही आपका वीक फील्ड लिगेंड से ज्यादा स्टेबल होता है। एक्चुअली ऐसा देखा गया है, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो चीजें यहाँ से रिलेटेड थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, CFAC भी काफी हद तक, अगर दोनों की CFAC की वैल्यू सेम आ रही है तो अदर चीज देख लेते हैं हम, साइज ऑफ कैटायन देख लेते हैं। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, साइज ऑफ कैटायन देख लेते हैं, बेसिसिटी ऑफ लिगेंड देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें, चिलेट इफेक्ट देख लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर CFAC से काम बन रहा है तो CFAC से बनने दो, और नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात, वो तो बढ़ाऊंगा मैं आगे, आपको समझाऊंगा इस चीज को। अच्छा, अगर D8 की जगह D9 आ जाता तब क्या होता, तो D9 आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपको अच्छे से पता है। D9 आते ही T2G दोनों के लिए है, T2G6 हो जाएगा और Eg हो जाएगा 3, तो अब एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी 0.6 डेल्टा O। ठीक है, माइनस में। और D10 के लिए कितनी बनेगी 0। पूछो क्यों, क्योंकि 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 4 है। मतलब DQ में लो या डेल्टा ओ में लो, अगर DQ में लोगे तो 4 और 6 तो होगी ना,
तो ये आपकी 0 आ जाएगी D10 के लिए CFSC। ठीक है, तो D5 के लिए, D10 के लिए और D0 के लिए CFSC की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर? यहां तक मैंने आपको CFSC के बारे में भी आज समझा दिया है।